हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जैसे कि क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन वी हैव स्टडीड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, transport of gases, regulation of gases, and today it's time to study the last topic from that chapter, that is disorders of respiration, that is diseases related to respiration। अब भाई बहुत सारी बीमारियां हैं तुमने सुनी होगी जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर हम कभी भी कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें हर चैप्टर के लास्ट में दो चीज़ें पढ़नी ही होंगी, जैसे कि रेगुलेशन एंड द वेरियस क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। तो जैसे क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर मैं पूछूं, निमोनिया, आपने बहुत नाम सुना होगा, निमोनिया हो गया है, लेकिन निमोनिया ऐसा डिजीज इट अफेक्ट्स विच सिस्टम? तो निमोनिया अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं बोलूँ एम्फाइसीमा, बहुत सुना है, बताओ क्या होता है, कहाँ क्या करता है? एस्थमा, बहुत सुना है, सबने सुना है। सो ऑल दीज डिजीजेज आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की नॉर्मल फिजियोलॉजी तो आपने पढ़ ली कि हाँ ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होता है, वो होता है, ऐसा 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 ऐसा। अब हम बात करते हैं डिजीजेस की, जिसमें पहला डिजीज हम देखेंगे एस्थमा। एंड एस्थमा में क्या होता है, कौन सा पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है? तो इसीलिए डिसऑर्डर्स वाला पास लास्ट में, क्लिनिकल एप्लीकेशन लास्ट में रखा जाता है, बिकॉज फर्स्ट व्हाट वी नीड टू टीच यू इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। किसी भी चीज़ की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है। अगर तुमको नॉर्मल ही नहीं पता है तो तुमको एबनॉर्मल कैसे समझ आएगा? ठीक है, समझ में आई बात? सो लेट्स बिगिन विद एस्थमा। तो एस्थमा क्या होता है? इट इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस अगर हो गए हैं इन द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। अब आपने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ C5 वर्टिब्रा। उसके बाद में क्या होता है, इट जस्ट इमर्जेस इनटू ब्रोंकाई। तो दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई, primary bronchi, then primary bronchi divides into secondary bronchi and secondary bronchi further divide into tertiary bronchi, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंकाई से इमर्ज होते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी। नाउ व्हाट इज एस्थमा? एस्थमा जो होता है उसमें इन जो पाथवेज है, दीज पाथवेज, द ब्रोंकाई एंड द वेरियस ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट हियर, the various bronchi or the bronchioles, they got inflamed, inflammatory reactions हो जाते हैं, inflammation हो जाता है। और कभी भी मैं आपको बताऊंगी अगर कहीं भी एस्थमा होता है, कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो जनरली वहाँ पे वर्ड आइटिस आ जाता है। आप आगे बहुत सारी जगह देखोगे, अभी चलो छोड़ो, यहाँ पे आप छोड़ो। तो आपको क्या याद रखना है, एस्थमा बेसिकली क्या होता है? एस्थमा ये कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेमेशन? जब इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इज एंटायर प्रोसीजर इन विच, शॉर्ट में समझो तो ये समझो, इन्फ्लेमेशन के कारण यहाँ ब्रोंकाई, और सपोज दिस इज अ वॉल ऑफ अ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई की वॉल है उस पर कुछ डिपोजिशन हो जाता है। देयर आर सर्टेन मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स दैट गॉट डिपॉजिटेड ओवर दीज सरफेसेस लाइक द सरफेस ऑफ ब्रोंकाई और द ब्रोंक्यूल्स। अब क्या होगा, कोई, आप तो वैसे इमेजिन करो, कोई पाइप है आपके पास, पाइप जैसे पानी डालते हो ना, पाइप है वो वाला, पाइप के अंदर सपोज मिट्टी जम गई, कुछ भी जम गया, मिट्टी जम गई और कुछ भी एक्सेट्रा डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा? अगर पाइप के अंदर कुछ भी डिपॉजिट होता है, दिस इज वॉज द नॉर्मल डायमीटर लूमन ऑफ द पाइप, अब इसके अंदर कुछ ऐसे करके डिपॉजिट हो गया, उसकी वॉल्स पर कुछ कुछ डिपॉजिट हो गया। तो जब वॉल्स पर डिपोजिशन हो जाता है तो आप क्या देख पा रहे हो, वॉल्स पर डिपोजिशन होता है तो जो लूमन होती है, लूमन ऑफ द किसी भी पाइप या कुछ भी होते हैं वो छोटी हो जाती है। जो स्पेस है जिसके थ्रू वाटर ट्रैवल कर रहा था, नाउ द स्पेस इज लेस। सिमिलर थिंग हैपन्स इन एस्थमा। क्या हो रहा है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिपोजिशन हो गया, इन्फ्लेमेशन होने के कारण देयर इज डिपोजिशन ऑफ सर्टेन सेल्स और सम मोर सब्सटेंसेस, जिसके कारण लूमन ऑफ दिस ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल नैरो हो गई। जगह जो है एयर के पैसेज के लिए वो अब कम बची, कम एयर जा रही है। तो अब जब कम एयर जाएगी तो देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, तो ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
तो आपने देखा होगा जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ में क्या रखते हैं, दे हैव अ पंप, दे हैव अ इनहेलर होता है ना उनके पास में। तो क्या करते हैं उस पंप या इनहेलर से, वेन एवर दे फील अनईजी, जब उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो व्हाट दे डू इज जस्ट टेक सम पफ्स, माउथ पफ्स रखते हैं ना, पंप होता है उनके पास, तो टेक पफ्स ऑफ अ मेडिसिन, जिसके कारण क्या होता है, ये जो म्यूकस यहाँ डिपोजिट हो जाता है ना ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, सेल्स के कारण यहाँ म्यूकस का डिपोजिशन जो हो जाता है, जिससे लूमन नैरो हुई है, वो म्यूकस थोड़ी देर के लिए फॉर अ टेम्पररी फॉर पीरियड ऑफ टाइम वो म्यूकस थोड़ी देर के लिए अंदर पुश बैक हो जाता है, जिससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, माउथ बफिंग इज नॉट एनी, मतलब बेसिकली बोला जाए तो जो ये पंप्स होते हैं, इनहेलर्स होते हैं, दीज आर नॉट परमानेंट सोल्यूशन, वो एक टेम्पररी रिलीफ देने के लिए उनको यूज किया जाता है। सो क्या होता है अस्थमा, समझ में आया? अस्थमा इज अ डिजीज इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन। कहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, इनकी वॉल्स पर, आप सेल्स मत याद रखो, आप याद रखो देयर इज म्यूकस डिपोजिशन, म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, म्यूकस डिपोजिशन ऑन वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण द पेशेंट सफर्स विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो पेशेंट सफर्स विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो कंडीशन समझ में आई? पहला जो डिजीज है रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इज द एस्थमा। नाउ सेकंड वी हैव एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा सबने सुना होगा क्योंकि मूवी तो सब देखते हैं, तो अब लोग मूवी का एस्थमा एम्फाइसीमा से क्या रिलेशन? तो मूवीज का एम्फाइसीमा से ये रिलेशन है, जब भी कोई बॉलीवुड की मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में जो एक ऐड आता है ना, जिसमें मुकेश रहता है, मुकेश, हाँ वही मुकेश जिसकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है, तो वो मुकेश वाले ऐड में एम्फाइसीमा का जिक्र किया जाता है कि अगर आप जर्दा तंबाकू खाएंगे, आप स्मोकिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप अपनी उम्र कम कर रहे हैं, आपको एम्फाइसीमा, अस्थमा जैसी खतरनाक, यहाँ तक कि आपको कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल सिमिलरली मैंने कोट कर दिया, मुझे पूरा ऐड याद है। क्यों याद है भाई? एम्फाइसीमा वहाँ पे मेंशन होता है, तो मैंने तो एम्फाइसीमा लेजिट वहीं सुना था पहली बार, बट अब फिर मेरे को बुक में पढ़ने को मिल गया यार एम्फाइसीमा। तो होता क्या है एम्फाइसीमा, चलो देख लेते हैं। आपने ये देखा था कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर ऐसे बहुत सारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से लगी हुई रहती हैं एल्वियोलाई। क्या लगी हुई रहती हैं? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का क्या रोल होता है भाई रेस्पिरेशन में? सभी जानते हैं कि एल्वियोलाई इज द एक्चुअल साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फॉर गैशियस एक्सचेंज, जितना भी गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज अकरिंग इन दिस एल्वियोलाई। पूरा का पूरा क्या बोला मैंने? गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज। अब क्या होता है एम्फाइसीमा में, अगर कोई पर्सन ज्यादा स्मोकिंग करता है, इफ अ पर्सन स्मोक्स मोर देन अ लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा वो स्मोकिंग करता है, इज अ चेन स्मोकर, तो क्या होगा उन लोगों में? द पर्सन इन दैट स्मोकर्स द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई गेट वैनिश्ड और गेट रप्चर्ड और डैमेज हो जाती है। तो जो ये एल्वियोलाई की वॉल है ये पूरी डैमेज हो जाती है। अब आप सोचो, अगर एल्वियोलर वॉल ही रप्चर हो गई तो क्या ये गैशियस एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन गैशियस एक्सचेंज देयर इज अ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या था वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का रोल? गैसेस पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन। फर्स्ट डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेयर कौन सी थी? एंडोथेलियम ऑफ epithelium of alveoli. Second was basement substance and lastly it was endothelium of blood vessels. तो अगर ये एल्वियोलाई की वॉल अगर रप्चर हो गई, डैमेज हो गई, तो गैशियस एक्सचेंज विल बी अफेक्टेड। और क्या बोल सकती हूँ मैं, जो रेस्पिरेशन के लिए एरिया था, द एरिया इज डिक्रीज्ड, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फाइसीमा। क्या हो जाता है? पहली चीज डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स, जो एल्वियोलाई की वॉल्स हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं, और जब एल्वियोलाई की वॉल्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं तो देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस। देयर इज रैपिड डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस। जो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस है वो सरफेस कम हो जाता है, and this is the major cause is cigarette smoking. And what is the major cause of emphysema? The major cause of emphysema is cigarette smoking. So मैंने बोला ना, अगर कोई चेन स्मोकर है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एम्फाइसीमा हो सकता है।
ओके क्लियर, समझ आ गई कहानी। सो हमने अभी तक 2 डिजीजेस देखे, दैट इज एस्थमा एंड एम्फाइसीमा। Lastly, we have occupational respiratory disorders. So what do you understand by occupational respiratory disorders? Certain industry produce, देखो नाम देखो पहले तो, occupational respiratory disorder. Occupation, what do you understand by occupation? Occupation is the work that any person do for his living. अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी पर्सन जो काम करता है, दैट इज दिस ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब कोल माइंस हो गई, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सैंड्स होते हैं ड्यूरिंग फॉर द मेकिंग हाईवेज एंड ऑल, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ डायनामाइट और माइनिंग और एटसेट्रा। अब द लेबर वर्किंग इन माइनिंग इंडस्ट्रीज और स्टोन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे पत्थर काटे जाते हैं या फिर माइनिंग की जाती है, तो ऐसी जगह होता क्या है, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है ऑब्वियसली होता होगा, बट ऑब्वियसली पत्थर तोड़ने वाली इंडस्ट्री है तो डस्ट तो होगा। डस्ट के साथ साथ देयर आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन और डस्ट और कार्बन पार्टिकल्स that are inhaled by the worker or the labor in working in that stone or the mining factory। हो क्या रहा है भाई, वो माइनिंग करने के दौरान कई सारे स्मॉल पार्टिकल्स, एयर तो चलो गई, डस्ट वस्ट तो गया, बट ऑल्सो सम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑल्सो इनहेल्ड बाय द वर्कर। अब क्या होता है पार्टिकल्स के इनहेल करने पे, वो जो पार्टिकल है, पर्टिकुलर पार्टिकल दैट गो इनटू द लंग्स, वो सीधे सीधे लंग्स में जाता है, एंड लंग्स में जाके वो पार्टिकल धीरे 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 करके जमने लगता है एल्वेलाई के पास इन द लंग्स, इन समवेयर इनसाइड इन द लंग्स, वो पार्टिकल धीरे 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 जाके डिपॉजिट होने लगता है। क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, एंड इट फॉर्म्स अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, पूरा एक बॉल टाइप, धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते वो एक पूरा बॉल की तरह एक्यूमुलेट हो जाता है। So this condition is known as fibrosis. What it is known as? Fibrosis. The mass accumulated inside the lung is known as fibrosis. So what are occupational respiratory disorders? Certain industry produce so much dust, so defense mechanism of the body cannot cope up with the situation. वैसे तो भाई आपको पता है ना कि जो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्लीन करता है, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं तो जो हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नेजल चैम्बर उसको क्लीन कर देता है। बट अगर यार बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डस्ट है तो बॉडी के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो इतने ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड फिर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डस्ट इज़ ह्यूज, और उसको कंपनसेट करने के लिए इतना कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है, चलो देखते हैं ऐसे में क्या हो जाता है। ऐसे में लॉन्गर एक्सपोजर कैन कॉज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, और अगर भाई बहुत टाइम तक यही चीज़ चलती रही तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन लीड्स टू फाइब्रोसिस। व्हाट इज फाइब्रोसिस, डिपोजिशन हो जाता है नेक्रोटिक टिश्यूज का, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, ठीक है। तो जो डेड टिश्यूज हैं, फाइब्रस टिश्यूज हैं, उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एंड दे जस्ट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इनटू द लंग्स, एंड व्हेन दे गेट डिपॉजिटेड इन द लंग्स दे कॉज सीवियर लंग डैमेज, और वो लंग्स में डैमेज कॉज करते हैं। एंड इफ लंग्स आर डैमेजिंग, मतलब अगर लंग्स में कोई भी डैमेज हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग द एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर, ओके। वर्कर्स इन सर्च इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। अब भाई सोल्यूशन क्या है कि ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये ना हो, तो उनका सीधा एक ही सोल्यूशन है कि अगर कोई वर्कर है एंड ही इज़ वर्किंग इन अ माइनिंग इंडस्ट्रीज और अ स्टोन इंडस्ट्री, स्टोन कटिंग इंडस्ट्री, तो ही और शी शुड बी वेयरिंग सम प्रोटेक्टिव मास्क। हमारे इंडिया में वैसे ही नहीं है, अभी कोविड आया था तब पीपी किट तक तो थी नहीं ढंग से, तो इनके लिए बेचारों के लिए मास्क क्या होंगे। हम बोल रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक मास्क एंड एटसेट्रा। तो इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि भाई होगा, अगर आप पत्थर की इंडस्ट्री में काम करो तो आपको होना ही होना है। अरे आप ध्यान रखो ना, आप प्रिवेंशंस लो, आप हमेशा मास्क पहन के ही जाओ एट द साइट, कुछ भी कर रहे हो तो मास्क पहन के करो। मतलब वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यूर इन अ एनवायरनमेंट देयर इज सो मच डस्ट, तो जस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सीधी बात है। आगे बात समझ। सो हियर वी आर डन विद वेरियस डिसऑर्डर्स। हमने 3 डिसऑर्डर्स पढ़े ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो अगर कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो भाई पूछो, बिकॉज वी आर डन विद द चैप्टर एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और अगर सब कुछ समझ आ गया है, मजा आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।